हाँ जामियातुल हशर को ऑलमोस्ट हो गए। हाँ लेकिन मैं इस वक्त फॉर्च्यून 500 की बात नहीं कर रहा। फॉर्च्यून 500 तो देखें, मेरा ये व्यू है, मतलब आप डिसएग्री कर सकते हैं। फॉर्च्यून 500, फोर्ब्स ग्लोबल 2000 कंपनीज जो है, ये सक्सेस का मार्कर नहीं है। वन थिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड, ठीक है ना। सवाल ये है कि होता कि कंपनी हो जो फॉर्च्यून 500 में तो ना हो, लेकिन जो इम्पैक्ट वो क्रिएट कर रही हो वो बहुत बड़ा हो। हॉस्पिटल तो कहीं नहीं, लेकिन इम्पैक्ट बहुत बड़ा क्रिएट कर रहा है ना, और शायद अगले 10 से 15 20 साल में और ज़्यादा हो जाएगा। तो ऑर्गेनाइजेशन, पहले तो हम सक्सेस की डेफिनेशन को भी तो समझे ना। शहजाद भाई, maybe you should start the Shiraz 500 and start marking those companies in the system. What you start? Shiraz 500. Shiraz 500 शुरू करें and start listing those, because the bigger challenge is awareness is not there. जिसमें आपने बनाने के है ही नहीं, तो it's a big challenge कि awareness आप you take up on that project. So what is the criteria of success? Because हाँ आइए we treat Fortune 500 in terms of their annual turnover. आप दोनों ले लें, आप system A में ले लें. अच्छा जनाब, सिस्टम बी जो है ना, सिस्टम बी, सर भाई आपकी बात से मैं आगे चल रहा हूँ। सिस्टम बी में सक्सेस इज इक्वल टू मटेरियल एंड फाइनेंशियल gains. So it's just success by how much money this company is making. What is the volume of the company? What is the bottom line? कितना पैसा बना रहे हैं भाई? यार फैसल साहब, ये शीट लग सकती है सिस्टम में भी वाली, ना के लगा दे दीवार के ऊपर टेप से यार। हैं? लिख तो रहा हूँ ना मैं भी। हाँ पर लिख भर जाएगी, यहाँ लगा दें। नहीं बोर्ड पे को मिटा देता यार, आगे कोई टेंशन होती नहीं। नहीं भाई, शाम को अगर 5 बजे क्लास हुई यहाँ पे तो क्या करेंगे आप? तो लगा दें, उनसे बात कर लें कि ये हमारा है ना यार, उसको ना निकालें, और अगर निकालना है तो निकाल के रख लें, मैं सुबह आकर दोबारा लगा लें, ठीक है। सॉरी, सिस्टम ए शहबाज भाई, सक्सेस इज इक्वल टू submission to God, not financial and material gains. You make money or you don't make money, you have to follow the instruction of Allah subhanahu wa ta'ala at all cost. System B says, कल में कितने पॉइंट लिखे थे? 2 लिखे थे ना, तीसरा है हाँ, और ये चौथा हो गया। चौथा ये है कि रिजल्ट्स आर इन आवर हैंड्स एंड we get them because of our efforts, यानी कि हमारी एफर्ट से ही रिजल्ट मिलता है। जी मैं आपको यंग्स की स्टोरी मालूम? यंग्स फूड की स्टोरी, अगर वो मैनेजमेंट होते हैं बहुत ज़्यादा, हाँ कैपिटल के बेसिस पे, जी आ रहा हूँ बस, उस पर भी आ जाता है, क्लाइंट्स हमारे। सिस्टम ए ये कहता है भाई intentions and efforts are in our hands, whereas the results are
in the hands of अल्लाह सुब्हानहू तआला। आप दो चीज़ों के मुकल्लफ हैं, अल्लाह ताला ने दो चीज़ों का मुकल्लफ बनाया है। क्या आप इंटेंशन, क्या आप सोचते हैं, क्या आप कुछ सोच सकते हैं, क्या आप इन्विजन कर सकते हैं, और जो आप इन्विजन कर रहे हैं क्या आपने उसके लिए कोशिश की, क्या आप घर से निकले, क्या आपने कदम उठाया, क्या आपने जो है ना वो उस रास्ते में कुछ चोटें वोटें खाई, कुछ गिरे, कुछ पड़े, फिर उठे, दोबारा चलना शुरू किया। आप इस बात के मुकल्लफ हैं, दो चीज़ों की जिम्मेदार हैं आप। नतीजा अल्लाह सुब्हानहू तआला के इख्तियार में है। कभी कभी आप बहुत मेहनत करते हैं किसी काम पे, आपको नतीजा ना मिले, आपको ना मिले, हो सकता है और होता है मतलब। लेकिन जब हम ये सोचते हैं ना, और अगर ये बिलीव हो, तो आप कभी डीमोटिवेट होंगे नहीं। डिमोटिवेट कब आती है? जब आप सिस्टम में सोच रहे होते हैं। क्या मतलब, मैंने इतनी मेहनत की थी, मैंने ये किया था, तो मुझे ये क्यों नहीं मिला? नहीं मिलेगा भाई आपको बहुत दफा। और उसकी सिस्टम में इसमें अगर एक और चीज़ ऐड कर लें कि रिजल्ट्स विल नॉट बी रेडी इन दिस वर्ल्ड, हो सकता है उसके रिजल्ट आखिरत में आपको ज़्यादा मिल जाए। हाँ, तो रिजल्ट शुड कम, आई शुड बी एबल टू सी द रिजल्ट्स। एक और पोनी है भाई, क्यों, वाई डू यू वांट टू सी द रिजल्ट्स यार? व्हाट इफ यू पुट योर एफर्ट्स एंड द नेक्स्ट जनरेशन विल गेट द रिजल्ट्स? मैं ही क्यों देखूं रिजल्ट? यानी कि हमारे घर में, मुझे याद है हमारे घर में एक आम का दरख्त होता था, और बचपन में हम उससे आम तोड़ तोड़ खाते थे। अरे वो दरख्त लगाया था हमारे एक ताया थे, उन्होंने खाया भी नहीं। उन्होंने वो दरख्त लगाया था जब वो यंग थे, उनका इंतकाल हो गया लेट 70s में। वो दरख्त ने फल देने शुरू किए मिड 80s के अंदर, और हम बचपन में वो उसके आम खाते खाते बड़े हो गए। उन्होंने जो लगा, अब वो सोचते हैं कि यार मैं अगर आम लगाऊंगा अभी, वो 15 से 18 साल लगते हैं आम का दरख्त बनने में, छोड़ो भाई, मैं क्या को लगाऊं भाई, ये ज़रूरत क्या है मुझे लगाने की? मैं इतनी मेहनत करूंगा, इसको लगाऊंगा, पता नहीं मेरी ज़िंदगी भी रहेगी नहीं रहेगी 15-20 साल तक। तो अगर दुनिया इस तरह सोचना शुरू कर देना, तो दुनिया में कोई काम ना हो। ये फोन ही है कि जी मुझे रिजल्ट अपनी ज़िंदगी में ही देखना है। भाई क्यों देखना है अपनी ज़िंदगी में? इसलिए मैं कह रहा हूँ अल्टीमेट विजन होना चाहिए। हम क्या करते हैं, जो हमारे इंटरमीडिएट विजन होते हैं ना, इंटरमीडिएट होने चाहिए, उनको हम अल्टीमेट बना के चलना शुरू कर देते हैं। मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, अरे भाई डॉक्टर बनना चाहता हूँ, ये आपकी ज़िंदगी का अल्टीमेट विजन होना ही नहीं चाहिए। और उसकी ज़िंदगी में जो है ना, वो तो यार अब डॉक्टर बनना है, मुझे तो इंजीनियर बनना है, मुझे एनडी जाना है। अब अगर डॉक्टर नहीं बन सका, क्योंकि उसकी ज़िंदगी लिंक हुई थी डॉक्टर बनने से ना, उसको ऐसा लगता है कि डॉक्टर नहीं बनने का मतलब ये है कि बस अब ज़िंदगी तो ख़त्म हो गई है भाई, है हाँ, अब तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता। इसका मतलब ये है कि यार मैं क्या करूँगा? सर लेकिन रिजल्ट ओरिएंटेड अगर आप नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा कि रिजल्ट ओरिएंटेड ना हो, मैं कब कह रहा हूँ? मैं ये तो नहीं कह रहा हूँ रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं होना चाहिए। मैं तो ये कह रहा हूँ कि आपका बिलीव होना चाहिए। हम रिजल्ट की कोशिश करेंगे ना, हम कोशिश तो कर रहे हैं ना भाई, लेकिन कभी आप ही कोशिश करने के बावजूद रिजल्ट आपकी मंशा के मुताबिक नहीं आएगा, तो उस वक्त आपको पता होना चाहिए कि ठीक है, ठीक है, तो हम कहेंगे ठीक है भाई, हम लोग मर्जी थी, नहीं हो सका। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम मिसाल तौर पे, अब नबी मिसाल ले सकते ना, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम कितने बड़े पैगम्बर थे? नहीं, कितने साल मेहनत की? 950 साल मेहनत की। रिजल्ट आउटपुट क्या था? चले 80, 85, 90, 70 लोग। नाउ यू सी द पीरियड of 950 years, an output of 80 years, 80 people, 80 units. यार ये क्या रिजल्ट है यार? And if you go to one of the best consulting firms in this world today, आप जाइए, मैं आपको बताता हूँ, आप जाइए, आप McKinsey जाइए, KPMG जाइए, AC Nelson जाइए, आप जाएं, उनको कहें कि there was a guy who was working on a project, and he worked on that project for 950 years, and he was only able to produce 80 units. What do you say about that project? The top consulting firms will tell you, my God, man, who was this man? He should have, stopped that project, and he should have invested his energy somewhere else. It was sheer time wastage.
900 units on just 80 units. Because they are thinking in system B, where results are measured by numbers. Results are measured by numbers in system B. Numbers. System A intention and efforts. How do you measure intention? आपको सूरत ही नहीं है इंटेंशन मेजर करने की। आप किसी और की इंटेंशन को क्यों मेजर कर रहे हैं भाई? आप अपनी इंटेंशन को मेजर करें ना। इंटेंशन को मेजर करना अल्लाह का काम है, अल्लाह पे छोड़ दें। क्या मैं ऑनेस्टली क्या मैं किसी की इंटेंशंस को मैं जज कर सकता हूँ? एग्जैक्टली। When you have somebody like Dr. Bari walk in, हाँ, कि जी मेरी इंटेंशन ये है कि जी मैं इंडस हॉस्पिटल 3 बनाना चाहता हूँ। हाँ, How do you measure his intention? How do you help him? He needs a team. हाँ, हाँ, तो उसके पीछे क्यों बनाना चाहते हैं? तो आप क्यों बनाना चाहते हैं? So you ask questions. आपको आप क्यों बनाना चाहते हैं? So, but again based on instincts आप जाएंगे rather than Of course. measure नहीं कर सकते। आप मेजर नहीं कर सकते ना। ये मैंने पूछा सवाल। हाँ। हाँ। मैंने कहा सर क्यों कर इसलिए आप देखेंगे जो सही बुखारी है ना, इमाम बुखारी की, उसकी पहली हदीस कौन सी है? इस बुक स्टार्ट हो इन्नमल अमालु बिन्नियात। अच्छा, इसका मतलब ये नहीं है कि जुनैद साहब का रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं होना चाहिए। आप मेजरमेंट के लिए कॉन्क्रीटनेस के एलिमेंट डालेंगे और आप उसके लिए कोशिश करेंगे। तो नूह अलैहिस्सलाम जो है ना फेल नहीं हुए, उनका फेलियर नहीं है। हर वो शख्स फेल हो गया जिसने उनकी बात को नहीं माना, वो फेल हो गए। अगर तो आउटपुट जीरो भी होता ना, जीरो, तब भी वो फेल नहीं थे। ये उन्होंने अपना काम पूरा किया ना। तो मैं और आप रिस्पॉन्सिबल इस बात के हैं कि मैं और आप अपना काम पूरा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। हाँ, जब रिजल्ट ना आए तो इसका मतलब ये भी नहीं है कि मैं ये सोच के बैठ जाऊँ अगर अल्लाह की मर्जी यही थी। सॉरी भाई, इसका मतलब ये नहीं है। इसका मतलब ये है कि आई हैव टू एनालाइज कि भाई ये जो रिजल्ट नहीं आया या ये जो हमारे हालात आज हैं यार, इसमें जो है ना हमारा कितना कसूर है। सर कि ये एक और मिसकंसेप्शन या आपकी ज़बान में फ़ोन ही बन सकता है, या आपने विजनिंग सही नहीं की, आपने कॉन्क्रीटनेस जी, नहीं की, जी, आप फेल हो गए, आपने कहा कि भाई ये तो अल्लाह की मर्जी। हाँ, तो ऐसा ना करें। मैं कह रहा हूँ आप क्या करें, आप एनालिसिस करें भाई। आप किसी एक्सपर्ट से एनालिसिस करवाएं अपना कि भाई ये बताएं कि हमने ये सोचा था, क्या हमने जो है ना वो प्रॉपर आपके ख्याल में हमने रोड मैप सही बनाया, क्या प्लान सही हुआ, क्या हमने आप ये सोचें कि आप टीम ने एफर्ट पूरी की। अगर मैंने एफर्ट ही पूरी नहीं की, मैंने प्लानिंग ही पूरी नहीं की, मैंने टूल्स ही इस्तेमाल नहीं किए, मैंने असबाब ही सही इख्तियार नहीं किए और रिजल्ट नहीं आया, तो सॉरी अल्लाह की मर्जी ये नहीं थी। अगर चिल्लू जो है, चिल्लू अगर उसको हार्ट अटैक हो जाए और वो हॉस्पिटल में पहुंच जाए और एक अल्लाह की मर्जी ये थी, तो मैं ये कहूँगा कि अल्लाह की मर्जी ये नहीं थी, ये आपकी मर्जी थी। आप उन मर्जी से आए। अल्लाह की तो मर्जी ये थी कि आप सेहतमंद होते, आप हेल्दी होते, आप जो है ना वो एक अच्छी एक्टिव ज़िंदगी गुजारते। ये तो आपके अपने हाथों की कमाई है। तुम्हें तो मुसीबत पहुंचती है, कुरान में फरमाया तुम्हें तो मुसीबत पहुंचती है, वो तुम्हारे अपने हाथों की कमाई होती है। तुम जो फंसते हो, तुम जो मुसीबत में आते हो, तुम्हारे अपने हाथों की कमाई होती है भाई। तो आप पहले तो मैं ये देखूँ ना, अपनी तरफ निगाह करके देखूँगा मैंने कहाँ पे गड़बड़ की हुई है। हाँ, कहीं पे गड़बड़ नहीं हुई, सब चीज़ें बिल्कुल सही हैं, और कुछ हो जाए तो ठीक है। मतलब वो अपनी डायरेक्शन देखें, अपने एफर्ट्स देखें, अपने एफर्ट देखें, डायरेक्शन देखें एनालाइज और उसको बेहतर करने की कोशिश करें, उसमें जो कमी बेहतर करने की कोशिश करें और तवक्कुल अल्लाह पे करें। तवक्कुल नतीजे के लिए होता है कि हाँ मैं अपनी कोशिश कर रहूँगा पूरी और रिजल्ट अल्लाह के हाथ में होगा। तवक्कुल का मतलब ही क्या है? तो आप कहें तवक्कुल बढ़ा है उनके अंदर। तवक्कुल का मतलब क्या है? अगर आप डॉक्टर साहब की ज़िंदगी को उठा के देखें, अब्दुल बारी खान साहब की, तो टायरलेस एफर्ट करता है वो आदमी। उनकी
माशाल्लाह। भाई फवाद साहब, डॉक्टर साहब हेल्दी हैं, फिट हैं। आपने पूछा कि आप कब वॉक करते हैं? ये नहीं पूछा आपने, पूछना चाहिए था आपको। फजर के बाद करते जी नहीं, फजर से पहले करते हैं। फजर के बाद तो बहुत लेट होता है भाई उनके लिए। क्या मतलब है फजर के बाद? क्या मतलब है फजर के बाद? तो शीट पे होते हैं अपनी। फजर के बाद तो ही इज ऑन सीट इन ऑफिस। वो फजर से पहले करते हैं भाई, ताजुद में उठते हैं, ताजुद की करके अपने सारी जो अस्कार सब करके वॉक जॉग हिल पार्क के पास रहते हैं, वहीं पे करते हैं। और अक्सर फजर की नमाज़ पढ़ते हैं हॉस्पिटल की मस्जिद में जी। और सुबह 5 बजे 5:30 बजे शीट पे होते हैं और 8 साढ़े 8 बजे तक 9 बजे तक हॉस्पिटल में होते हैं। और 9 बजे चले जाते हैं सिविल हॉस्पिटल, इसलिए कि सिविल हॉस्पिटल के कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट के भी वो हेड हैं, क्योंकि गवर्नमेंट छोड़ी नहीं रही उनको। जो उन्होंने स्टैब्लिश किया था लेट 80s में, आज तक वही है। गवर्नमेंट कहती ये भी करना है आपने। वहाँ जाते हैं, फिर दोपहर तक वहाँ होते हैं, फिर वापस आते हैं। ही इज रनिंग 2 इंस्टीट्यूशन एट द सेम टाइम। तो वो अपनी सेवा करते हैं, शाम को टाइम फैमिली को देते हैं, अपनी पर्सनल लाइफ को देते हैं, दिन में हॉस्पिटल, दोनों हॉस्पिटल्स को देखते हैं, मैनेज करते हैं। माशाल्लाह इज अ फिट एंड हेल्दी मैन। और आप बात करें, आपको लगेगा नहीं कि आदमी स्ट्रेस में लगता है भाई। कि यार ये क्या है यार, ही सो रिलैक्स्ड, कूल, काम, वेरी डाउन टू अर्थ, है ना, धीमा लहजा। यानी हमारी तरह जो है ना वो फन्ने खानियाँ नहीं, ये क्यों वो क्यों, नहीं बस सच में भी कर रहा हूँ यार, ये देख लो यार, ये है। हाँ कुरान की तफसीर भी लिख रहे हैं, ट्रैवलिंग भी कर रहे हैं, तो हाँ बचपन से उनके साथ रहा हूँ करीब। हाँ लेकिन मुझे ऐसा लगता है फाउंडेशन फेल हो गई। बहुत बड़ा विजन था कि हाँ। तो ये क्यों होता है हमारे साथ ऐसा? कैसा? जैसा हुआ हमदर्द फाउंडेशन के साथ आपके सामने। हाँ अब मुझे तो हमदर्द फाउंडेशन की मुझे नहीं मालूम, हमदर्द फाउंडेशन का स्ट्रक्चर मुझे नहीं मालूम ना, स्ट्रक्चर क्या था, क्या विजनिंग के पीछे कोई स्ट्रक्चर विजन होता। उनका विजन तो बहुत ज़बरदस्त था, लेकिन अगर वो स्ट्रक्चर्ड वे में शेयर नहीं हुआ तो चांसेस इस बात के हैं कि जब तक वो बंदा है विजन है, बंदा हटा विजन गया। इसलिए विजन जो है ना वो इट शुड नॉट ओनली बी इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम, बट इट शुड ऑल्सो बी इंडिपेंडेंट ऑफ इंडिविजुअल पर्सन। अगर आपका विजन किसी बंदे पे डिपेंड कर रहा है तो अगेन यू आर एट अ सिवियर रिस्क। बंदा गया बीच में से, एग्जिट हुआ, वो विजन ही गोल हो गया। ये हर रोल के लिए तो नहीं कह सकते जी, ये हर रोल के लिए तो नहीं कह सकते। अब जो फादर का रोल है वो फादर ही नहीं रहा तो you can make a vision for generations, my dear friend. Why are you focusing on your 2 kids? Why aren't you thinking about the generation to come? आपके बच्चों के बच्चे जो होंगे, क्या आप उनके बाप नहीं है? ये हस्बैंड में तो नहीं हो सकते, लेकिन जो बाद में मेरा नहीं, लेकिन हस्बैंड के अंदर आप प्रोटेक्शन देते हैं, आप मेक यू शो कि आपने फाइनेंशियल सिक्योर किए, एक प्लान लिया हुआ है बच्चों का एजुकेशन प्लान। तो ठीक है, कुछ रोल में आप जनरेशन में नहीं जाएंगे ना। हाँ, वो ये कह रहा हूँ अगली जनरेशन में मेरी बेगम कैसी होनी चाहिए? अगला जन्म तो आपका है नहीं, 7 जन्म तो है नहीं, आपके तो नहीं है ना, किसी और का बिलीव है, ठीक है। तो ठीक है भाई, लेकिन जहाँ पे आप सोच सकते हो तो सोचे ना। उम्मती के रोल में सोच सकते हैं, सोसाइटी के रोल में सोच सकते हैं, बाप के रोल में सोच सकते हैं, व्हाई नॉट? इसका आप क्या जवाब देंगे जो लोग ये कहते हैं कि यार आप सारी प्लानिंग कर लें, आप जल्दी को मुझे बनाए थे, लेकिन कल निकले और आपका एक्सीडेंट हो जाए तो ठीक है, हो जाए तो क्या मतलब है भाई? आप सारी प्लानिंग कर लें, आपने सारे इंतजाम कर लिए, सब कुछ किया, घर से निकल के हज के लिए जा रहे थे, एयरपोर्ट रास्ते में एक्सीडेंट हो गया, मर गया। people have this pony, they don't do planning or visioning because मैं ये बता रहा हूँ ना, आपने प्लान किया मैं हज करना चाहता हूँ। मेरी खाला थी, अभी लास्ट से भी हज हुआ है, वो सारी ज़िंदगी उनकी ख्वाहिश थी मैं हज कर लूँ। अच्छा भाई, अब वो फाइनेंशियली दे वर नॉट स्ट्रॉन्ग, तो वो थोड़े बेचारे कपड़े सीती थी, कपड़े सी के उन्होंने, उनके मियाँ जो हैं वो अखबार डालते थे और वो किताबें बेचते थे, उनकी छोटी बुक शॉप थी, पैसे जमा करके उन्होंने पैसे जमा किए, हर ज़िंदगी उनकी पैसे जमा करके। इस पिछले साल 2013 के हज में उनके पैसे पूरे हो गए। उन्होंने उनका फ़ोन, बड़े हज पे मैं जा रही हूँ, अच्छा किसी पैसे लेने भी नहीं है, जाना अपने पैसे से, उनका ये भी एक वो था, और आप चलें कुछ नहीं, अब मैं जाऊँगी। हज पे यहाँ से रवाना हुए, उनकी फ़्लाइट पे तबीयत ख़राब हो गई, ड्यूरिंग दी फ्लाइट तबीयत ख़राब हो गई, तो जहाज़ को दमाम पे उतारना पड़ा, उनकी हालत नहीं ख़राब हो गई। उन्होंने कहा भाई तो जद्दा जा ही नहीं सकता, तो दमाम पे उतरेगा और फिर यहाँ पे इनको ड्रॉप करेंगे।
एंड फिर फ्लाइट दोबारा मूव हो गई। तो दमाम पे वो उन्होंने लैंड किया जहाज़ ने, उनको और उनके शनिमा खालू साहब को दोनों को उतारा गया और वो गए हॉस्पिटल लेके भागे उनको, और जनाब अली उनका जो है वो उस रात इंतकाल हो गया। खाला का उसी रात हॉस्पिटल में इंतकाल हो गया और वो हज ना कर सकी, है ना, हज तो नहीं हुआ भाई। लेकिन जब क़यामत के दिन वो उठेंगी तो कैसे उठेंगी? हो गया ना काम। अल्लाह सुब्हानहू तआला को इस बात से गर्ज नहीं है कि आपने तवाफ के चक्कर लगाए कि नहीं लगाए। भाई आप किस रास्ते में थे ये बताएं ना। आपका एक्सीडेंट हो गया, आप मर गए, लेकिन क्या आपने पीछे अपनी हेल्थ की प्लानिंग की थी? बस वो वही बात आपका काम उतना है कि आज का जो दिन है ना, आज का दिन वो एंकर होना चाहिए आपका आगे से। अब आज का दिन अगर आपका आखिरी दिन है कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम। लेकिन अगर आप ज़्यादा जी रहे हो तो कम से कम आप तो पता तो हो ना, हेल्दी लाइफ तो हो ना। यानी कि ये तो ना हो ना कि आज से जो है ना वो 15-20-25 साल के बाद मुझे कोई जो है ना 2 लोग पकड़ के मस्जिद ले जा रहे हो और मुझे सजदा ना किया जा रहा हो, मुझे रुकू ना हो रहा और मेरी जो है ना वो मैं परेशान हुआ हूँ, ये ना हो ना। अगर ज़िंदगी है मेरी तो मैं अपनी ज़िंदगी को कहना अली का कौन है ना, अली का कौन है नहीं, किसी कौन है वो मफहूम कुछ इस तरह से है कि यू नो वर्क एज इफ नो प्रेयर विल हेल्प एंड प्रे एज इफ नो वर्क विल हेल्प यू। यानी कि आप दुआ करें तो आपकी दुआ में इतना यकीन होना चाहिए कि मेरी दुआ तो कबूल होगी ही होगी। जैसे बच्चा था ना गांव में, जा रहा था, बारिश नहीं हो रही थी, 2 लोग चलो नमाज इस्तिस्का पढ़ेंगे, तो उससे क्या होता है बारिश हो जाती है। तो एक बाप घर से निकले जाने के लिए, एक बच्चा था उसके हाथ में छतरी थी, तो लोगों ने कहा छतरी ले कहाँ जा रहा हो? बारिश होगी। उसने कहा कि भाई आप कहते हैं दुआ करेंगे तो बारिश हो जाती है, तो दुआ करें बारिश हो जाएगी तो घर कैसे आएंगे हम लोग? तो छतरी तो होनी चाहिए ना साहब। उसका बिलीव था कि हम जब दुआ मांगेंगे तो बारिश तो हो जाएगी। तो भाई में दुआ जब अल्लाह से मांगेंगे तो हमारी बिलीव ऐसा होना चाहिए, जब एफर्ट अपनी करें हम किसी विजन के रास्ते में, तो एफर्ट हमारी ऐसी होनी चाहिए कि यार आखिर मतलब ऐसी एफर्ट है कि यार ये एफर्ट जो है ना ये तो रिजल्ट आ ही जाएगा। रिजल्ट लाना अल्लाह ने आएगा, लेकिन मैं एफर्ट अपनी पूरी करूँ ना, पूरा दम लगा दूँ अपना काम के लिए। Sister, you got to say something for long. That's something what you like, you enjoy. Chances are 50-50 that your children want your vision because they are all individuals. Just like you don't follow your own vision, you have children who have to support their vision. Chances are 50-50 they will not be with you following your vision. But you can increase those chances by sharing your vision with your kids. Right, but what I'm saying is also get ready to have 5 careers in your life. Why one? That's what puts you on the hook of you don't know how to choose what to start with because you are only choosing one thing. Why one thing? Things should go parallel. Start one, somehow, next comes. As it goes parallel, one goes out, one comes in. Chances are one of those might fit your children. हाँ ये भी कर सकते हैं आप, ऑफ कोर्स, बट यू हैव टू वर्क ऑन योर चिल्ड्रन। अगर आप चाहते हैं कि आपकी फैमिली लेके चले विजन को, तो आप वर्क करें बच्चों के ऊपर। ये इस हवाले से भी एक था सवाल मेरा कि जैसे फॉर एग्जांपल ये इन्हीं का जो पॉइंट है कि बहुत से लोग होते हैं कि पेरेंट्स दे टेल देयर चिल्ड्रन कि नहीं तुमने तो जो है वो बस BCCA ही करना है या BCom ही करना है या तुमने तो यही करना है, तो वो किस तरह से, और बच्चा जो है वो उसका नहीं होता उस तरह से फिट उस चीज़ के लिए, ठीक है, उसको किस तरह रिकनसाइल किया जाए कि आपका विजन एक है और आपके बच्चे का विजन हो सकता है उससे कुछ मुख्तलिफ हो रहा हो। I'll come on that. I'll be coming on that intersection. अच्छा, let me finish that story एक मिनट, पहले मैं एक काम पूरा कर लूँ यार, फिर रह जाएगा, बहुत स्टोरी लंबा हो गया, तो होल्ड इट। तो बात आ रहा था कि खैर वो उनका जो विजन था गाजी यूसुफ बे साहब का, दिस कंटिन्यूड एंड दैट इज़ देयर। और जब आप विजन बनाते हैं तो कभी कभी ऐसा भी होता है, याद रखें कि विजन जो है ना आपका वो टेस्ट भी हो जाता है, विजन की स्ट्रेंथ टेस्ट भी हो सकती है भाई साहब। कि जब विजन बनाया था वो किन ग्राउंड के ऊपर है, उसकी स्ट्रेंथ कितनी है। तो गाजी यूसुफ बे साहब का जो विजन था उसका भी टेस्ट आया, मगर विजन बनने के बहुत अरसे के बाद वो टेस्ट हुआ। और जो पहला टेस्ट उनके विजन का आया वो आया
इन 1880s, 1883 था, 1884 था, एग्जैक्ट मुझे साल याद नहीं, 1880 की दहाई में पहली मरतबा उनका विजन टेस्ट हुआ। बिकॉज इन 1880s इट वॉज द फर्स्ट टाइम जबकि उस इलाके में मैसेकर हुआ, पहली मरतबा उस जगह पर मुसलमानों को मारा गया 1880। और ये वो दौर है जबकि ग्रेट ऑटोमन एम्पायर अपने आखिरी पीरियड में एंटर हो चुकी थी, है ना। खांसी नजला शुरू हो चुका था, हॉस्पिटल चक्कर लग रहे थे ऑटोमन एम्पायर की। तो फिर एक हुआ, हमला हुआ और कुछ मुसलमानों को मारा गया। और उस ज़माने में 1880s में जिन लोगों ने उस एडवर्सिटी में अपनी कौम को यकजा किया और लीड किया, वो कोई और नहीं थे बल्कि गाजी हुसरफ बे मदरसे के ग्रेजुएट्स थे। बाकी सारे लोग इधर उधर हो गए और वो सामने आके उन्होंने कौम को लीड किया और उस एडवर्सरी सिचुएशन के अंदर आगे लेके बढ़े। गाजी हुसरफ बे साहब के विजन का दूसरा टेस्ट हुआ 1914 में। First World War, second massacre in that region. Again, the people who came forward and led the nation were the graduates of Ghazi Yusuf institution. गाजी यूसुफ बे साहब के विजन का तीसरा टेस्ट हुआ 1945 में। सेकेंड वर्ल्ड वॉर, थर्ड मैसेकर ऑफ मुस्लिम्स इन दैट रीजन। Again, Saif Saab, Farhan Saab, the people who came forward and led the nation were the graduates of Ghazi Husraf Bey Madrasa. और गाजी हुसरफ बे साहब के विजन का चौथा टेस्ट हुआ 1992-93 के मैसेकर में। फिर जो शख्स आगे आया और जिसने कौम को लीड किया वो कोई और नहीं था, गाजी हुसरफ बे मदरसे का ग्रेजुएट था, दी देन प्रेसिडेंट ऑफ बोस्निया आलिया इज्जत बेगोविच। इज्जत बेगोविच साहब जो हैं गाजी हुसरफ मदरसे के ग्रेजुएट थे। इनके सारे बच्चे गाजी हुसरफ मदरसे के ग्रेजुएट्स हैं। और जब वहाँ पर मैसेकर हो रहा था और यूनाइटेड नेशंस ने जब इनको पीस ट्रीटी ऑफर की थी, तो लंदन पीस कॉन्फ्रेंस कहलाती है, लंदन में पीस कॉन्फ्रेंस हुई थी बोस्निया के ऊपर, अच्छा खासा डैमेज हो चुका था। तो इनको पीस ट्रीटी ऑफर की थी, तो इनको ये ऑफर किया था यूएन ने कि आपको और आपकी जो शूरा है, कैबिनेट है और आपकी फैमिलीज को हम सेफ पैसेज दे देते हैं तो आप निकल जाएं। समझते सेफ पैसेज का मतलब क्या होता है? फरार का रास्ता। हाँ, तो आप जहाँ पे भी दुनिया में चाहते हैं शटल होना, आपको शटल कर देंगे और आप बोस्निया जो है ना यूनाइटेड नेशंस पीस फोर्स के हवाले कर दें, तो हम यहाँ पे अमन कायम कर देंगे, फिर इलेक्शन कराएंगे और फिर एक हुकूमत बन जाएगी और फिर जो है ना वो कौम जो है वो सुकून और चैन से ज़िंदगी गुजारेगी, जमहूरियत आ जाएगी यहाँ पर, है जैसे हमारे आई हुई है, अफगानिस्तान में भी आ गई है, इराक में भी जमहूरियत आ गई माशाल्लाह, है। हाँ, तो इन्होंने कहा कि मैं इस पर हाँ नहीं बोल सकता, आई हैव टू गो बैक, आई हैव टू कंसल्ट विद माई कैबिनेट एंड देन आई विल गेट बैक टू यू। तो ये उनको वापस फ्लाई कराया गया लंदन से, ये सराई हुआ है। तो उन्होंने अपने जो कमांडर्स थे और उनके जो लोग थे उनसे मशवरा किया, मशवरा करने के बाद इन्होंने फैसला किया कि हम सेफ पैसेज नहीं लेंगे और हम यहीं पर रहेंगे और हम यहीं पर मर जाएंगे। और इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मशवरे के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में इज्जत बेगोविच साहब ने एक जुमला कहा था जो उस ज़माने में जो ना वो हेडलाइन थी, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद हेडलाइन बन गई अखबार के अंदर भी और न्यूज़ चैनल्स के अंदर भी। और उनका जुमला ये कहा था उन्होंने कि वी चूज द सर्टेनिटी ऑफ वॉर ओवर अनसर्टेनिटी ऑफ पीस एंड वी विल फाइट। ये जो जुमला है ना, आपका क्या ख्याल है, ये कोई विजन लेस आदमी कह सकता है? जिस आदमी को नजर ना आ रहा हो कि आगे क्या होने वाला है, जिस आदमी को ये ना पता हो कि पीस ट्रीटी, यूएन पीस ट्रीटी का मतलब क्या होता है, क्या ख्याल होगा ऐसा आदमी ये जुमला कह सकता है? सॉरी, तो बहुत दूर की इन्होंने, इनको मालूम था कि इसका मतलब ये मैंने साइन की और उसके बाद जो होगा जो कि अब हम देख रहे हैं, तो चूँकि ये समझदार आदमी थे, इन्होंने कहा सॉरी भाई, ये तो एक्सेप्टेबल ही नहीं है।
कि मैं यूनाइटेड नेशंस की पीस फोर्स को दे दूँ बोस्निया का कंट्रोल। तो यूएन की पीस फोर्स का मतलब क्या होता है? यूएस की। इसका मतलब ये कि आप दे दें, आप निकल जाओ ऐसे। नहीं, ये तो नहीं होगा। तो हम मानने को तैयार हैं, आप मानना है ना, मानो। हम भी लड़ेंगे आखिर वक्त तक। और यूनाइटेड नेशंस को घुटने टेकने पड़े थे इनके बयान के बाद। यूनाइटेड नेशंस केम ऑन टू नीज। तो उन्होंने कहा था कि अच्छा अगर आपने पीस फोर्स भेजनी है ना बोस्निया में, भेज दें, बट विल ओनली एक्सेप्ट पीस फोर्स फ्रॉम 2 कंट्रीज, पाकिस्तान एंड सऊदी अरेबिया, दैट्स इट। हमें किसी और मुसलमान मुल्क की भी यहाँ पे फौज नहीं चाहिए। अगर ये 2 कंट्रीज़ की फौज आ सकती है तो हम वेलकम करेंगे, अदरवाइज हम किसी को वेलकम करने को तैयार नहीं है। देन वी आर रेडी टू फाइट। आइए, जिसके नतीजे में पाकिस्तान आर्मी गई थी, अगर आपको याद हो 1993 में, वो टेलीविजन को ड्रामे शामे बने थे उस ज़माने में। पाकिस्तान आर्मी गई थी, सऊदी आर्मी भी कुछ थी, फिर पाकिस्तान सबसे ज़्यादा पाकिस्तानी NGOs गई थी, वहाँ जाके काम किया था, एजुकेशन के ऊपर बड़ा काम किया, और चीज़ों में बड़ा काम किया। दुनिया में जो है ना वो चंद कौमें ऐसी हैं जो पाकिस्तानियों की बहुत ज़्यादा इज्जत करती हैं आज भी। हाँ, उनमें एक ये हैं कि बोस्नियन जो है ना वो पाकिस्तानियों की रिस्पेक्ट करते हैं बहुत ज़्यादा, जो उनको मालूम है कि इन्होंने हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया था। लाइबेरिया, अफ्रीका में लाइबेरिया के लोग बड़े रिस्पेक्ट करते हैं, श्रीलंका के लोग करते हैं रिस्पेक्ट। और अब तो खैर इज़्ज़त बेगोविच साहब तो ही इज़ नो मोर, ही इज़ गॉन। लेकिन सवाल ये है कि आप ये देखो कि यार एक आदमी जिसने 1531 में ये कहा था कि एक ऐसा इंस्टीट्यूशन होना चाहिए जो आने वाली जनरेशन्स को कनेक्ट रख सके ना, तो पिछले 500 सालों में हुआ क्या है? दैट इज द ओनली इंस्टीट्यूशन विच इज प्रूवन कि यार कुछ लोग चंद लोग हमेशा उस इलाके में रहे हैं कि जिन्होंने अल्लाह के और उसके रसूल के नाम को वहां से ख़त्म होने नहीं दिया है भाई। तो गाजी उसरफ साहब क़यामत में उठेंगे और उनसे पूछा जाएगा भाई आप बताएं क्या किया जब जो ज़िंदगी मिली थी, कहाँ लगाई, कहाँ लगी ज़िंदगी, ज़िंदगी कहाँ लगी, टाइम कहाँ लगा? हम क्या कहेंगे? चिल्लू बने, शेल में लगाई, टोरियल में लगाई है जी, और जो है ना वो फिलिप्स में लगाई। वो कहेंगे कि भाई मेरे पास अपॉर्चुनिटी थी, मैंने तो एक जो है ना वो छोटा सा मदरसा बना की बुनियाद रखी थी, मैं यही कर सका था अपनी ज़िंदगी में, और तो कोई बड़ा काम हो नहीं। तो शायद अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाएंगे कि तुमको मालूम है कि तुमने जो मदरसे की बुनियाद रखी थी उससे हुआ क्या है? उससे हुआ ये है कि उससे ज़माने से लेके और आखिर ज़माने तक उस इलाके के अंदर मेरा नाम मुकम्मल तौर पे ख़त्म नहीं किया जा सका, क्योंकि वो हमेशा एक जनरेशन प्रोड्यूस करता रहा। भाई यही होगा ना। तो एक पावरफुल अल्टीमेट विजन जो होता है ना मेरे भाई, वो बहुत बड़ा सदका जारिया भी होता है। अभी इस इंस्टीट्यूशन की क्या हालात है? माशाल्लाह अब तो तालीम दे रहा है? नहीं, साइंटिफिक भी दे रहा है? दोनों इनकी हमेशा से दोनों चलती थी। इनकी अब दिखाई दीनी तालीम नहीं होती थी, बल्कि उस ज़माने में दीनी तालीम और अस्सी तालीम का अलग अलग कॉन्सेप्ट है ही नहीं। इसके पीछे भी कहानी है कैसे आया, क्यों हुआ, ये तो रिटेलिएशन में डेवलप हुआ था, और वो बदकिस्मती है हमारी कि वो चल गया, इसी तरह चल रहा है, बदकिस्मती हो गई हमारी। ये तो करिकुलम जो डेवलप हो रहा है आज भी, मतलब कोई प्रॉपर बोर्ड है? हाँ, बोर्ड है इनका, पूरा स्कॉलर्स का बोर्ड बैठता है। ये तो हमारे पास जो आपको लगता है ना, ये तो इसलिए कि 1838 के बाद रिटेलिएशन में मदारिस डेवलप हुए थे हिंदुस्तान सब कॉन्टिनेंट में, और वो चल रहे हैं आज तक। बट डिस्कनेक्शन पैदा हो गया, उसका नुकसान हुआ है, जो नुकसान हुआ है वो हमें मालूम है। आई डोंट वांट टू गो इनटू द डिटेल्स, बट देयर आर नहीं है तो दीनी मदरसा। असली तालीम भी उस आइडियोलॉजी के अम्ब्रेला में होती है। ओके, सो लेट्स टेक अ ब्रेक। मैं आपको 3-4 एग्जाम्पल दे दी मैं अल्टीमेट विजन की, इंडस हॉस्पिटल, गाजी उसरफ पे 3M, मैं दुनिया की मिसालें भी दे दी, कॉर्पोरेट वर्ल्ड से भी दे दी, तारीख से भी दे दी, ताकि हम बात को समझें कि अल्टीमेट विजन का मतलब क्या है। इंशाल्लाह आफ्टर द ब्रेक वी विल कम बैक, विल डिस्कस।